Good morning, dear students. Today we are here with our social science topic, that is chapter 4, National Movements in India, part 2. So in part 1 we had discussed the great national uprising of 1857. We had learned about Mangal Pandey and all what had happened at that time. Next we had learned about boycott and indigenous movement. यानी हम foreign goods को boycott करेंगे और indigenous movement हमने start किया था. Right, so that also we have discussed. So from today we'll move forward with this. Today's discussion is all about the Muslim League, that is in 1906 or not 6. Birth and development of extreme revolutionary movement, fierce revolutionary movement in Gujarat. So let's start it. Muslim League 1906. So a league was started in 1906, that is 1906. That is we called as Muslim League. What happened at that time? Let's see. By adopting the divide and rule policy, the English wanted to create a conflict between Hindu and Muslims. ये तो हमने आगे भी पढ़ लिया था कि British was following a policy which is called as the divide and rule policy. यानी लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे अलग करो और फिर उन पर रूल करो. गेटिंग? सो ये पॉलिसी के तहत ये तो तय हो गया था कि इंग्लिश क्या करना चाहते हैं, यानी ब्रिटिशर्स ये करना चाहते हैं कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं. कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का मतलब होता है कि दोनों के बीच में अनबन या झगड़ा करवाना चाहते हैं और जिससे वो दोनों अलग हो जाए. The then Viceroy Lord Minto and the Indian Vizier, that is Diwan or Wazir Morley, together planned to crush the Indian nationalism. So एक reform आगे हम पढ़ने वाले, that is we called a Minto Morley reform और Morley Minto reform. वो क्या है हम पढ़ेंगे, बट उस वक्त के जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड मिंटो, राइट. और उस वक्त के इंडियन दीवान या वजीर कहो वो कौन थे? मॉर्ली थे. इन दोनों ने साथ में मिलकर, यानी लॉर्ड मिंटो और मॉर्ली ने साथ में मिलकर एक प्लान किया कि हम इंडियन की नेशनलिज्म को कैसे क्रश करेंगे, यानी हम इन लोगों को कैसे डिवाइड करेंगे और उन पर रूल करेंगे. When the national fight became stronger, the English began to favor the upper class Muslims. अब जब ये नेशनल फाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगी तो ब्रिटिशर्स क्या करने लगे? ब्रिटिशर्स ऑटोमेटिकली किसको फेवर करने लगे? अपर क्लास मुस्लिम्स को. सो ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि अगर हम अपर क्लास मुस्लिम को अगर सपोर्ट करेंगे या उनको फेवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मुस्लिम्स के दिमाग में ब्रिटिशर्स के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा और हिंदूज के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा. गेटिंग? सो ये उनका एक प्लान था. The English became successful in convincing a group of Muslims that they must form a Muslim organization to demand for separate voting rights and separate voting centers, जो आज भी नहीं है. आज भी separate voting right और separate voting centers जैसा कुछ नहीं है. आज भी सारे इंडियंस मिलजुल के इलेक्शंस या वोट करते हैं. गेटिंग? सो इंग्लिश ने एनी हाउ वो सक्सेसफुल रहे, राइट, कि अपर क्लास मुस्लिम ग्रुप को उन्होंने कन्विंस कर दिया कि आप लोगों को एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाओ आप, जिसमें आप डिमांड करो कि आप एक सेपरेट वोटिंग राइट और सेपरेट वोटिंग सेंटर्स की डिमांड करो. As a result, Muslim League was formed in 1906. Religious beat of the Muslims Aga Khan, Nawab of Dhaka Salimullah, Viceroy Minto and his personal minister Dunlop Smith had played an important role in the establishment of this organization in order to stop the Muslims from attending the annual conference of the Congress. The annual conference of the Muslim League was arranged on the same day as that of the Congress. So अब आई कैन से कि एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दी मुस्लिम्स ने, ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स के दिमाग में, वो हिंदूज के अगेंस्ट होने लगे. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो ब्रिटिशर्स चाहते थे उस हिसाब से फॉर्म हुई, राइट. और कब हुई? 1906 को फॉर्म हुई. अब उसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे. रिलीजियस बीट का नाम ले तो मुस्लिम्स के आगा खान थे, राइट. रिलीजियस बीट यानी रिलीजियसली जो एक फेमस पर्सनालिटी जो हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे जिसको माना जाता था, दैट वाज मुस्लिम्स आगा खान. फिर ढाका के नवाब भी थे जिनका नाम था सलीमुल्लाह और वाइसरॉय मिंटो और उनके पर्सनल मिनिस्टर जो थे डुनलॉप स्मिथ. इन लोगों ने इस सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और उनकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन को, राइट.
इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया ताकि मुस्लिम्स कांग्रेस के एनुअल कॉन्फ्रेंस को अटेंड ना कर सके। उस वक्त कांग्रेस की एनुअल कॉन्फ्रेंस थी, वो अटेंड ना कर सके, इसलिए मुस्लिम्स की ऑर्गेनाइजेशन को उसी दिन एस्टैब्लिश किया गया, राइट। और उसी दिन मुस्लिम लीग की भी एनुअल कॉन्फ्रेंस रखी गई, राइट, वाज अरेंज्ड ऑन द सेम डे जिस दिन कांग्रेस की एनुअल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। Thus the demand for separate representations is not the brainchild of the Muslims but that of the English policy। तो ये जो डिमांड थी कि उन्हें एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, खुद की एक अलग पहचान चाहिए, खुद का एक अलग वोटिंग राइट चाहिए वगैरह वगैरह, वो मुस्लिम्स के ब्रेन या मुस्लिम्स के दिमाग की एक चीज नहीं थी कि मुस्लिम्स के अंदर वो चीज आई कहाँ से। सो इट वाज बाय द इंग्लिश पॉलिसी, राइट। जैसे एक बच्चे को कैसा आप जैसा सीखा वो सीख जाता है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ। गेटिंग नाउ, मिंटो स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ टेकिंग मुस्लिम्स एज एसोसिएट्स। सो मिंटो ने क्या करना शुरू किया कि धीरे धीरे मुस्लिम्स को एसोसिएट करना शुरू किया, एक ऐसी पॉलिसी स्टार्ट की जिसमें बार बार वो मुस्लिम्स को ही एसोसिएट करते थे। That's why many writers consider Minto as the father of Muslim communalism। तो इसलिए बहुत सारे हमारे राइटर्स या हिस्टोरियंस उसे कहते हैं कि मिंटो इज द फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म। मुस्लिम कम्युनलिज्म जैसी किसी चीज को अगर किसी ने पैदा किया तो दैट वाज मिंटो, इसलिए उन्हें उनका फादर कहा गया, राइट, कि मुस्लिम कम्युनलिज्म को क्रिएट करने वाले ये पर्सन थे। Historians also goes to the extent of saying that the real creator of Pakistan was not Muhammad Ali Jinnah or Rahmatullah but Minto। और यहाँ तक तो हिस्टोरियंस ने ये भी कह दिया, इस हद तक कह दिया कि अगर हम कहते हैं कि रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना या रहमतुल्लाह है, बट एक्चुअली ये दोनों नहीं है। मुस्लिम्स को क्रिएट करने वाले या पाकिस्तान को क्रिएट करने में हेल्प करने वाले शुरुआत कहीं ना कहीं मिंटो की हुई थी, राइट। सो वी कैन से द रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान वाज मिंटो, ऐसा हिस्टोरियन का मानना है, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत बाद में आया, मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड बहुत बाद में की, पर मुस्लिम्स के दिमाग में ये फितूर भरने वाले, राइट, कि हिंदूज को मुस्लिम्स को अलग करने वाले कौन थे, दैट वाज मिंटो। तो इससे ऐसा कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के क्रिएटर, रियल क्रिएटर मोहम्मद अली जिन्ना या रहमतुल्लाह नहीं है, बट एक्चुअली मिंटो है, ऐसा हिस्टोरियंस का कहना है। Since then, the conflict between Hindus and Muslims increased and resulted in the division of India। और उसके बाद से हमेशा से हिंदूस और मुस्लिम्स के बीच की ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म ही नहीं हुई, ये बढ़ती ही गई, और कहीं ना कहीं what it results into the division of India, और वो हमने देख लिया है। अब आता है बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। अब तक ठीक है कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हो रहे थे, बट अब से, राइट, उसके बाद से एक एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत हुई और डेवलपमेंट हुआ। लेट्स सी हाउ। द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय वासुदेव बलवंत फडके। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हु स्टार्टेड द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया, तो द आंसर इज वासुदेव बलवंत फडके। नाउ रिवॉल्यूशनरीज और कौन से इनके साथ इन्होंने ये एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इंडिया में शुरू की, ये पहले ऐसे पर्सन थे, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज थे जिन्होंने इनको ज्वाइन किया। वो थे दामोदर चापेकर, बालकृष्णन चापेकर, द ब्रदर्स, ये दोनों ब्रदर हैं, राइट। फिर वीर सावरकर, देन बारिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, देन भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह एक्सेट्रा। ये सारे कुछ और रिवॉल्यूशनरी पर्सनालिटी है जो उस वक्त जुड़ी हुई थी इस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में। कैरीड ऑन द टॉर्च ऑफ नेशनलिज्म, हम ऐसा कह सकते हैं कि इन लोगों ने अपने हाथ में वो टॉर्च उठाई थी नेशनलिज्म की। यूथ ट्रेंड इन मेकिंग एंड यूजिंग वेपन्स वर कांस्टेंट थ्रेट फॉर द इंग्लिश गवर्नमेंट। और ये सारे यूथ ने एक क्या चीज शुरू की थी, यूथ ट्रेंड, उन्होंने एक तो ट्रेनिंग ली थी कि कैसे वेपन्स बनाते, और ये दूसरों को भी ट्रेन कर रहे थे। और ये जो जिस तरीके से ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था उनका ट्रेनिंग देना वेपन्स को, बॉम्ब्स को बनाने में, ये एक इंग्लिश गवर्नमेंट के लिए एक डर सा पैदा कर रहा था।
Fierce revolutionary movements began in India and spread in the other countries as well, right? ये जो fierce revolutionary fears यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी डर जाए, ऐसा कुछ डेंजरस ड्रास्टिक हम कह सकते हैं, राइट? कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसा कुछ, ठीक है? ये जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हुआ था इंडिया में, ये धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज में भी फैलता गया, जहां शायद ब्रिटिशर्स का राज दूसरे कंट्रीज में भी था, राइट? जो कंट्रीज कहीं ना कहीं स्लेव थी. The circumstances and its background were the cancellation of the partition of Bengal. सबसे पहले ये जो circumstances create हुए बैकग्राउंड में, वो कहाँ से शुरू हुए? वो सबसे पहले कि बंगाल का जो पार्टीशन हमने लास्ट पार्ट में देखा कि बंगाल का पार्टीशन जिस तरीके से कैंसिल हुआ, राइट, उसके हिसाब से यहीं से वी कैन से कि एक शुरुआत हो गई थी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की. So next come the partition of two groups, that is Jahal and Mawal, right? और इसके बाद दूसरा ग्रुप पार्टीशन हुआ. पार्टीशन यानी दो ग्रुप्स में एक ग्रुप डिवाइड हो गया. वो क्या हो गया? दैट वाज जहाल और मवाल. जहाल कहते हैं रेडिकल्स को और मवाल कहते हैं मॉडरेट्स को. ये क्या है हम डिटेल में स्टडी करेंगे. एट द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन सूरत 1907 में सूरत में एक कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी. वहां जो कांग्रेस का पूरा एक ग्रुप था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसको हमने कहा जहाल और मावाल. दैट वाज रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स. अब रेडिकल्स और मॉडरेट्स में फर्क क्या है वो मैं बताऊं. मॉडरेट्स ऐसे लोग थे जिसने कांग्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐसे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को बहुत सालों पहले स्टार्ट किया था, राइट? पर उनके जो वे था, उनका जो स्टाइल ऑफ रिवॉल्यूशनरी था वो मॉडरेट्स था. यानी वो धीरे धीरे से काम करना चाहते थे, वो कोई ज्यादा डेंजर उठाना नहीं चाहते थे, वो टिट फॉर टैट में बिलीव नहीं करते थे. गेटिंग? सो ऐसा हम कह सकते हैं जैसे गांधी जी और उनके जो भी उसूल थे वो, राइट? बट उसमें जो यूथ जुड़े हुए थे उन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी मेंबर्स थे, उसमें जो यूथ थे वो उनके अगेंस्ट जा रहे थे कि हम कब तक इतना वेट करेंगे, राइट? या फिर अगर वो हमारे साथ ऐसा करें तो हम भी सामने उनके साथ ऐसा करें, हम भी एक टिट फॉर टैट बिहेवियर रखें. तो उसके लिए मॉडरेट्स रेडी नहीं थे. गेटिंग? सो मॉडरेट्स की डिमांड छोटी छोटी थी. वो छोटी छोटी डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे और ब्रिटिशर्स उनकी छोटी छोटी डिमांड्स फुलफिल करते थे. तो वो दे आर लाइक अ टॉर्टोइज वी कैन से. वो टॉर्टोइज की स्पीड में जा रहे थे फॉर इंडिपेंडेंस. बट जहाल रेडिकल्स मतलब वहां के जो इस कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर्स थे उसमें जो यूथ थे वो चाहते थे इमीडिएट रिजल्ट. वो चाहते थे कि कुछ भी करना पड़े, दैट इज फॉर टिट और टैट, राइट? उन्हें कुछ भी करना पड़े बट उन्हें एनी हाउ इंडिपेंडेंस चाहिए. अगर उन्हें ब्रिटिशर्स को मारना पड़े तो उसके लिए भी वो रेडी है. दे आर रेडी टू टेक एनी मेजर्स, जो मॉडरेट्स रेडी नहीं थे. तो इस कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो सूरत में हुई थी 1907 में, इस मुद्दे को लेकर बहुत इश्यू हुआ, राइट? और इसमें ये कांग्रेस जो थी पार्टी वो दो पार्ट में डिवाइड होगी. वन इज रेडिकल्स एंड अदर इज मॉडरेट्स. मॉडरेट्स जो पुराने ऐसे जो भी लोग थे, जो एजेड थे, जो गांधी जी के उसूलों पे चलना चाहते थे, वो सारे मॉडरेट्स थे. और रेडिकल्स ऐसे थे जैसे भगत सिंह देख लो, वो सारे जो लोग थे वो रेडिकल्स में गए, ठीक है? And the terrific opposition of practice of Congress of making only resolutions or requests. अब क्या हो गया कि एक टेरिफिक ऑपोजिशन शुरू हो गई, राइट? कांग्रेस की प्रैक्टिस में कांग्रेस जिस तरीके से अपने रिजोल्यूशंस और अपनी रिक्वेस्ट ब्रिटिशर्स के सामने रखते हैं, राइट, उसको लेकर लोग ये जो रेडिकल्स थे उन्होंने अपोजिशन यानी उसके खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, राइट? अब क्या हुआ कि क्योंकि वो जो कांग्रेस पार्टी थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, सो लाल बाल पाल ट्रायो अडॉप्टेड द रेडिकल एटीट्यूड. तो ये जो लाल बाल और पाल, ये जो ट्रायो है, राइट, ये तीनों ने रेडिकल एटीट्यूड यानी वो रेडिकल्स में गए, राइट? रेडिकल एटीट्यूड अपनाया विच बॉट न्यू लाइफ इन द यंग इंडियन एक्टिविटीज. तो जितने भी यंग इंडियन एक्टिविटीज थे, राइट, उनके दिमाग में एक बहुत, वो कहते हैं ना कि यूथ बहुत गर्म होते हैं, राइट? वो अगर आपके सामने गांधी जी का ये उसूल था कि कोई आपके एक गाल पे चाटा मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो. गेटिंग? बट रेडिकल्स ऐसे थे कि उसने एक गाल पे मारा तो हम भी उसके दो गाल पे मारेंगे, राइट? तो दैट वाज कि एक गर्म खून जो होता है वो यहाँ लाल बाल पाल में था. अब ये कौन है लाल बाल पाल? तो वन इज द बाल गंगाधर तिलक,
राइट। लाल बाल बाल का जो पूरा ट्रायो है, ओके, दैट इज बाल गंगाधर तिलक, wait, sorry, there is an network issue. So I was talking about the Lal Bal Pal, right? So one Lal Bal Pal का अगर full name मैं बता दूँ तो बाल गंगाधर तिलक, that is right, Bal, and next is Lal, that is we can say the Lala Lajpat Rai, okay, and Pal, that is Bipin Chandra Pal, और हाँ बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है. सो दिस वर द ट्रायोस, ठीक है, ये तीनों ट्रायो थे, दैट इज लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और लोकमान्य तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. इन तीनों ने रेडिकल एटीट्यूड अपनाया, फाइन, और इन्होंने बहुत सारे यूथ को एनकरेज किया. Now, the lethargic policies of Indian National Congress got a solid new turn. ये जो lethargic policy थी, lethargic policy यानी पहले कांग्रेस में मैंने जैसे कहा कि ये जो moderates थे वो ढीले ढाले से थे, ढीले ढाले in the sense कि वो आराम से एक डिमांड रखेंगे, ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट करेंगे, तब जाके ब्रिटिशर्स का मूड हुआ तो वो एक्सेप्ट करेंगे. So it was the movement was going in very slow manner, इसलिए उनकी पॉलिसी को यहाँ पे lethargic policy कहा गया, right? तो रेडिकल्स के आने की वजह से, ये ट्रायो की आने की बाद या रेडिकल्स एक ग्रुप फॉर्म होने के बाद कांग्रेस में एक सॉलिड टर्न आया, नया टर्न आ गया, राइट. यानी अब ये जो इंस्टेंट डिमांड होने लगेगी, राइट, अगर वो काम नहीं कर रहे, ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे, तो उसके अगेंस्ट हमें क्या स्टेप लेना है, तो वो डिसीजंस बहुत फास्ट होने लगे और ऑब्वियसली थोड़े एग्रेसिव थे वो, ठीक है. नाउ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो मैंने अभी कहा, declare it firmly, freedom is my birthright and I will achieve it anyhow. This became the maxim for the revolutionary freedom fighters. So बाल गंगाधर तिलक ने तो एकदम फॉर्मली डिक्लेयर भी कर दिया कि फ्रीडम मेरा बर्थ राइट है, मैं जब से जन्मा इस जमीन पर तब से आजादी मेरा एक अधिकार है और मैं इसे कैसे भी अचीव करके रहूंगा. दिस बिकम द मैक्सिम, मैक्सिम यानी ये एक सिंबल बन गया या इसे लोग फॉलो करने लगे फ्रीडम फाइटर्स में, ठीक है. एट दैट टाइम a group of Indian youth undertook activities to seek freedom from foreign rule. उसी वक्त एक इंडियन यूथ का ग्रुप बना, राइट, और उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज शुरू कर दी फ्रीडम के लिए फ्रॉम द फॉरेन रूल, फॉरेन रूल से आजादी मिलने के लिए एक इंडियन यूथ का ग्रुप बना, उन लोगों ने अपने हिसाब से एक्टिविटीज शुरू की. दीज एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरीज वर मोर देन हैप्पी टू सैक्रिफाइस देयर लीव्स फॉर द मदरलैंड. और ये ऐसे रिवॉल्यूशनरी, ये एक्सट्रीम लेवल के रिवॉल्यूशनरी से, यानी ये इस हद तक कट्टर थे या इस हद तक वी कैन से कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे कि वो इंडिपेंडेंस के लिए, वो आजादी के लिए अपनी खुद की लाइफ भी सेक्रीफाई करने के लिए खुश थे, अपने मदरलैंड के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी धरती माँ के लिए, अपनी खुद की लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए भी वो रेडी थे, बट उन्हें आजादी चाहिए थी. ये ऐसे रिवॉल्यूशनरी थे, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरी, यानी वो कुछ भी करने के लिए तैयार है. They could give up their lives or take lives in order to attain freedom. See, वो जान दे भी सकते हैं और वो जान ले भी लेंगे just to attain freedom. This is we can say tit for tat, right? अगर वो हमारे लोगों को मार रहे तो हम उनके लोगों को मारेंगे. ये कैसा एटीट्यूड हो गया था. Now, revolutionary activities spread in महाराष्ट्र. ये एक्टिविटीज कहाँ स्प्रेड हुई थी? महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रोविंस और उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया, ये सारी जगहों पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हो गई थी. अमंग दिस एक्टिविटीज वर सम लाइक, कुछ एक्टिविटीज में मित्र मेला सोसाइटी थी, अभिनव भारत समाज था, अनुशीलन समिति, देन अंजुमन ए मोहिलाने वतन और इंडियन पैट्रियट्स एसोसिएशन, दैट इज बाद में उसको नाम दिया गया भारत माता. ये सारे ऐसे इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज उन लोगों ने एक ग्रुप फॉर्म करके शुरू की थी. In the first stage, newspapers, magazines like Yugantar, Nav Shakti, Vande Mataram, Kesari, Maratha give constant strain to the activities. पहले स्टेज में पहले उन लोगों ने कहाँ से शुरू किया? एक सोशल मीडिया से शुरू किया, राइट. हमारे हिसाब से सोशल मीडिया आज व्हाट्सएप या एफबी या वो सारी है,
बट उस वक्त का जो मीडिया था वो मीडिया क्या था, दैट वाज न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ही हुआ करते थे। तो वहां से उन्होंने शुरुआत की लोगों में एक जागरूकता लाने की। जैसे उस वक्त की मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स के नाम थे युगांतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी और मराठा। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट ताकत बनने लगा उनकी उनकी एक्टिविटीज की। अबाउट 34 रिवॉल्यूशनरीज वर persecuted in the अलीपुर मसक्कर। कितने? 34 रिवॉल्यूशनरी persecuted, एक मसक्कर हुआ था। मसक्कर का मतलब होता है कि कोई भी एक ड्रास्टिक इवेंट जहां पे लोगों की, बहुत सारे लोगों की डेथ, जैसे जलियांवाला बाग मसक्कर आपने सुना होगा कि जहां पे बहुत सारे लोगों को मारा जाता है, राइट, ऐसा कुछ होना। ओके, और परसिक्यूटेड का मतलब होता है दैट इज इल ट्रीटमेंट। ठीक है, बुरी तरीके से किसी को ट्रीट करना, इल ट्रीटमेंट। तो 34 रिवॉल्यूशनरीज को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया था अलीपुर मसक्कर में। अब ये अलीपुर मसक्कर क्या है, मैं आपको बता देती हूँ कि अलीपुर मसक्कर में क्या हुआ था। See, the trial was held at Alipur Sessions Court, Calcutta, between May 1908 to May 1909. They were held in the Presidency Jail in Alipur before the trial, where Narendranath Goswami, approver and crown witness, was shot dead by two fellow accused, Kanhaiya Dutt and Satyendranath Bose, within the jail premises. तो ये अलीपुर एक बॉम्ब केस था, राइट। ये सर अरबिंदो का था केस, और 1906 टू 1910 में ये केस हुआ था, और ये हिस्टोरिक ट्रायल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्प्लीकेट किया था सर अरबिंदो नाथ घोष को, राइट, बहुत सारी एक्टिविटीज में। तो उस वक्त ये केस ऐसा चल रहा था अलीपुर मसक्कर में। तो इस वक्त इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया था। फिर आता है सेवरल रिवॉल्यूशनरीज वर अरेस्टेड इन हावड़ा मसक्कर एंड ढाका मसक्कर। फिर ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज को अरेस्ट कर दिया था हावड़ा मसक्कर और ढाका मसक्कर। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ एक एक्टिविटी हुई थी, अटेम्प्ट टू किल, यहाँ तक के attempt to kill Lord Hardinge by throwing a bomb, dropping bomb on Viceroy Minto on November 13, 1909 outside Raipur Darwaja in Ahmedabad can all be given as examples of this. और ये सारे मसकर्स जब हो रहे थे तब इन लोगों ने ये भी कोशिश कर ली थी, उन लोगों ने लॉर्ड हार्डिंज को बॉम्ब डाल के मारने की कोशिश की थी, और राइट, अटेम्प्ट टू किल, इट वाज किल्ड। फिर ड्रॉपिंग बॉम्ब, फिर वाइसरॉय मिंटो पर भी बॉम्ब ड्रॉप किया गया था नवंबर 13, 1909 को। दैट इज कहाँ? ये रायपुर दरवाजा के पास, हमारे अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा के पास बाहर ये हुआ था, और ये सारे इस मसकर्स के एग्जाम्पल्स है। इन द सेकेंड स्टेज 1920 टू 42 की बात करते हैं। अब सेकेंड स्टेज आया, कब से शुरू हुआ? 1920 से 1942 तक का ये सेकेंड स्टेज चला। बहुत सारे इवेंट्स हुए इस स्टेज में, जैसे काकरोली लूट केस। काकरोली एक ट्रेन थी, अगर आपने मूवी देखी है चंद्रशेखर आजाद या ऐसी कुछ, राइट, तो ये जो ट्रेन थी उसमें बहुत सारा सोना और बहुत सारे वेपन्स और ऐसा सब ले जाया जा रहा था, तो उससे लूटा गया था, इसलिए इसको कहा गया काकरोली लूट केस। लाहौर मसक्कर बॉम्ब ऑन सेंट्रल पार्लियामेंट दिल्ली टुक प्लेस गेटिंग, और उसके बाद लाहौर मसक्कर हुआ था, राइट, जहाँ पे सेंट्रल पार्लियामेंट में बॉम्ब डाला गया था। ये भी उसी वो इवेंट में 1920 टू 42 में हुआ था। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द अदर रिवॉल्यूशनरी एंगेज्ड इन ऑल दिस एक्टिविटीज, और हमने आगे ऑलरेडी इन के बारे में स्टडी कर दिया है। अब आता है फियर्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात। अब गुजरात में भी बहुत सारी एक्टिविटीज शुरू हो गई थी। कौन सी थी? लेट्स सी। सर अरबिंदो घोष वॉज द पायोनियर ऑफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन इन गुजरात। गुजरात में जो रिवॉल्यूशन चला रहे थे वो थे सर अरबिंदो घोष, बट ही रिमेन बिहाइंड द कर्टेन। बट ये हमेशा कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे रह के ही उन्होंने काम किया, वो कभी सामने नहीं आए किसी के। और उनके जो भाई थे बरिंद्र कुमार घोष, वो हमेशा फोरफ्रंट, वो हमेशा आगे रहे। वो बरिंद्र कुमार घोष को जो जो काम कहते थे, जिस तरीके से करना है, वो मूवमेंट सब चलाते थे बरिंद्र कुमार घोष, बट बिहाइंड द कर्टेन उन्हें ऑर्डर देते थे सर अरबिंदो घोष। ठीक है,
He arrived in Gujarat and moved towards the southern part. वो गुजरात में और पहले गुजरात के सदर्न पार्ट में गए. Here he met और यहाँ पे वो श्री छोटू भाई को मिले और श्री अंबू भाई पुरानी को मिले. ठीक है, जो उनके बहुत अच्छे कंपेनियंस रहे थे. ठीक है. साकरिया स्वामी met him on the banks of नर्मदा. फिर साकरिया स्वामी मिले उन्हें बैंक ऑफ नर्मदा में. This स्वामी was associated with Queen of Jhansi. और ये जो स्वामी है साकरिया स्वामी, ये झांसी क्वीन ऑफ झांसी के साथ एसोसिएटेड थे, उनके साथ मिले हुए थे. और कब मिले हुए थे? एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. उन्होंने क्वीन झांसी को बहुत हेल्प की थी या उनके साथ वो थे 1857 के रिवॉल्ट में. देन बरिंद्र कुमार इन्वॉल्व सम ऑफ द मिडिल क्लास यूथ. और फिर बरिंद्र कुमार ने बहुत सारे मिडिल क्लास यूथ को इकट्ठा किया वडोदरा, चरोतर रीजन ऑफ खेड़ा, अहमदाबाद, महसाना, एक रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए. In relation to this activities, the baji of Viceroy Minto was bombed outside Raipur Darwaza in Ahmedabad. ये सारी एक्टिविटीज जब चल रही थी तभी वाइसरॉय मिंटो पर अहमदाबाद रायपुर दरवाजा के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश की थी, उन्हें मारने की कोशिश हुई थी. सर अरबिंदो घोष डिस्क्राइब द स्कीम फॉर रिवॉल्यूशन इन हिज बुक नेम्ड भवानी मंदिर. और सर अरबिंदो घोष ने ये पूरी स्कीम यानी किस तरीके से ये सारा प्लान होगा रिवॉल्यूशन का, वो उन्होंने अपनी एक बुक में मेंशन किया है जिस बुक का नाम है भवानी मंदिर. ठीक है. इट वाज आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू गुजराती. ये जो बुक है भवानी मंदिर उसे गुजराती में भी ट्रांसलेट किया गया है. यहाँ तक के बहुत सारी जर्नल्स में भी पब्लिश किया गया है. जर्नल्स इज अ टाइप ऑफ मैगजीन, वी कैन से अ टाइप ऑफ बुकलेट, और वो जर्नल का नाम था दक्षिणा. इसके अलावा बहुत सारे बुकलेट्स के टाइटल्स है जैसे देसी वनस्पति दवाओं, नहवानो साबु बनावानी रीत, कसरत, गुलाबनो किस्सो, देन कायदानो संघर्ष एक्सेट्रा. ऐसे सारी बुक्स को पब्लिश किया जाता था इन ऑर्डर टू स्प्रेड द थॉट्स ऑफ रिवॉल्यूशन. क्योंकि ये एक तो मदर टंग में गुजराती भाषा में हुआ करता था और ब्रिटिशर्स को दो ही लैंग्वेजेस आती थी, एक हिंदी और एक इंग्लिश. राइट. सो इसके अलावा और कोई लैंग्वेज उनको आती नहीं थी. तो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में अगर कुछ भी कैसे भी छापा जाए तो उनको समझ में नहीं आता था. गेटिंग. सो इसलिए जानबूझ के हमारे रिवॉल्यूशनरीज क्या करते थे, वर्नाक्युलर लैंग्वेज यानी अपनी मदर टंग में क्या करते थे, ऐसी बहुत सारे रिवॉल्यूशन थॉट्स को पब्लिश करते थे सो दैट कि ब्रिटिशर्स को वो समझ में ही ना आए कि क्या हो रहा है. और ऐसे बुक में इन लोगों ने बहुत बार बॉम्ब्स कैसे बनाए जाते हैं या ऐसी सारी भी उन लोगों ने वो सारी चीजें ऐसी बुक्स में पब्लिश की थी जो ब्रिटिशर्स को नहीं पता चला बिकॉज इट वाज इन मदर टंग. दिस बुकलेट कंटेन्स मेथड ऑफ, देखो यहाँ पे दिया ही है कि ऐसे बुकलेट्स में बहुत सारे बॉम्ब्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इसकी मेथड्स भी डाली जाती थी. गंगनाथ विद्यालय was established near Chanod Kamali where secret revolutionary activities were carried out. गंगानाथ विद्यालय करके एक जगह है, चानोद कमाली में है ये, राइट, जहाँ पे सीक्रेटली एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इस जगह पे चल रही थी. Many Gujarati youth joined the revolutionary activities against whom stern action was taken by the government. ऐसे बहुत सारे गुजराती इस revolutionary activities में join हुए और जिनके against गवर्नमेंट ने बहुत strict measure भी लिए, शायद उन्हें जेल में भी डाला गया, बहुत सारे ऐसे शहीद भी हुए. But the fight did not stop and finally government realized the suppression would not help to rule over India. ये फाइट कभी स्टॉप नहीं हुई, ये फाइट एज यूजुअल चलती रही और शायद गवर्नमेंट को भी ये चीज फाइनली समझ में आ गई थी कि इनको सप्रेस्ड करना, इनको गिराना, इनको अलग करना ये सॉल्यूशन नहीं है या ये उनको हेल्प आउट नहीं करेगा इंडिया पे रूल करने के लिए. सो दिस वाज टुडेज लेक्चर. और नेक्स्ट अभी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स है, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स बाकी हैं, राइट. सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू.